नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पावरफुल जांच एजेंसी ईडी की। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई। मात्र 0.5%। मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहाँ बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। हाल ही में ऑपोजिशन पार्टी में हल्ला मचा रखा है कि ईडी, जहां देखो ईडी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक ईडी, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ईडी, बस पूरे भारत में ईडी का हल्ला मचा हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम। मित्रों, आज रेड मारना है। ईडी 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 ईडी, ये ईडी क्या है? ये ईडी। लेकिन अब सीबीआई से ज्यादा चर्चा ईडी की होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है स्कोप ऑफ वर्क, मतलब कामकाज का दायरा। सीबीआई की पावर्स जहां क्रिमिनल्स केसेस तक ही सीमित रही, वहीं ईडी का स्कोप ऑफ वर्क काफी बढ़ गया। अगर किसी क्रिमिनल केसेस का भी कोई फाइनेंशियल एंगल निकलता है तो ईडी उस जांच में शामिल हो जाती है। आइए समझते हैं कि ईडी काम कैसे करती है और इसके अधिकार क्या है। चैप्टर 1 में जानेंगे कैसे बनी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी अस्तित्व में आई साल 1956 में। तब यह फाइनेंस मिनिस्ट्री के आर्थिक मामलों के डिपार्टमेंट में एक इन्फोर्समेंट यूनिट हुआ करती थी। साल 1957 में इसका नाम हो गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। शुरुआत में यह सिर्फ एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का वॉयलेशन करने वाले मामलों की छानबीन करती थी। उस वक्त इसकी सिर्फ 2 ब्रांचेस थी, एक मुंबई में और दूसरी कोलकाता में। लेकिन अब ईडी की 29 जोनों में ब्रांचेस फैल चुकी हैं। साल 1960 में ईडी को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे दिया गया। बीच में 4 साल यानी 1973 से 1977 तक ईडी पर पर्सोनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट का भी कंट्रोल था। अब चैप्टर 2 में बात करेंगे आखिर किन कानूनों के अंडर काम करती है ईडी। ईडी किसी भी बड़े केसेस का फाइनेंशियल एंगल निकालने पर उसकी जांच में इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन ये खास तौर पर 3 कानूनों के दायरे में ही काम करती है। वो कौन से कानून है, आइए जानते हैं। ये कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। इसको हिंदी में बोले तो भगोड़ा आर्थिक आपराधिक अधिनियम 2018। अगर फॉरेन एक्सचेंज में किसी किस्म की गड़बड़ी होती है, कोई फोर्जरी करके पैसे बनाने या बचाने की कोशिश करता है, तो ईडी फीमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत उस पर कार्रवाई करती है। वहीं दूसरा जो हमारा कानून था ईडी का, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कानून। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन होती है और इल्लीगल प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 से 10 साल तक की कैद या फिर कैद और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। और इन केस अमूमन ईडी से बचने के चक्कर में क्रिमिनल्स फोर्जरी करके दूसरे देश भाग जाते हैं। जैसे कि आपने हाल ही में बहुत बार देख रखा है कौन कौन से लोग देश छोड़कर भागे हैं फोर्जरी करके। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए ईडी के पास एक और पावर है, वो है तीसरा कानून FEOA मतलब
फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। इस कानून में ईडी के पास पावर रहती है कि उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए इसके तहत जांच एजेंसी भगोड़े क्रिमिनल की प्रॉपर्टीज को जब्त कर सकती है, उसकी नीलामी करवा सकती है। ये तो था ईडी किन कानूनों के अंडर पे काम करती है और ईडी के पास कौन कौन सी स्पेशल पावर है जो इसको इतना अलग बनाती है। अब आते हैं चैप्टर 3 में। इसमें जानेंगे कि ईडी के कामकाज का तरीका आखिर क्या है। अगर सीबीआई की बात करें तो वो अमूमन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोर्ट का आदेश मिलने पर भी किसी खास मामले की छानबीन करती है। स्टेट से जुड़े केसेस की जांच के लिए उसे स्टेट की गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा नहीं है। किसी भी थाने में 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हेराफेरी का मामला दर्ज होने पर पुलिस उसकी जानकारी ईडी को देती है। फिर ईडी थाने में एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। ईडी को अगर पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है तब भी वह जांच शुरू कर सकती है बिना एफआईआर के। ईडी की ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वह इंक्वायरी के बिना भी प्रॉपर्टी सीज कर सकती है। किसी एक्यूज्ड को अरेस्ट करते टाइम जांच एजेंसी कारण बताएगी या नहीं, ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। ईडी के अगर एक भी अधिकारी के सामने बयान दिया गया है तो वह अदालत में सबूत माना जाता है। इनके अरेस्ट करने में जमानत भी मुश्किल होती है। फीमा एक्ट और पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी 3 साल तक आरोपी की जमानत रोक सकती है, भगोड़े क्रिमिनल्स की प्रॉपर्टीज कब्जा कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अटैच कर सकती है, मतलब सरकारी प्रॉपर्टी। वहीं चैप्टर 4 में जानेंगे कि ईडी के पास आखिर इतनी पावर होने के बाद क्या ईडी के खिलाफ कोई कोर्ट में पिटीशन फाइल्ड हुई, मतलब कोई केस दायर हुआ कोर्ट में या नहीं। आर्थिक क्रिमिनल्स की नकेल कसने के लिए ईडी को अनलिमिटेड पावर्स दी गई है। कुछ लोगों का आरोप है कि ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ईडी का दुरुपयोग भी होता रहा है। जैसे कि हाल ही में आप अपोजिशन की हर लीडर से सुन सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी का इतना गलत इस्तेमाल कर रही है। ED cases against politicians under UPA, opposition leaders, 54% of the cases were against opposition leaders. Under NDA in the last 8 years, 95% of the cases, 121 politicians, 95% of those cases against the opposition, source the Indian Express. ईडी ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 8 साल पुराने एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया है, जिस मामले में 1 नहीं 2 नहीं 7 बार वो ईडी के सामने पेश हो चुके थे। इसलिए उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। यही वजह है कि पीएमएलए के कई प्रोविजंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में करीब 250 पिटीशन फाइल की गई। इनमें स्पेशली ईडी सीधा प्रॉपर्टी की तलाशी लेने और जब्त करने और कब्जा करने के राइट्स पर सवाल उठाया गया। इसमें यह भी कहा गया कि अपनी बेगुनाही का सबूत लाना आरोपी का काम नहीं होना चाहिए। साथ ही ईडी के सामने दिए गए बयान को अदालत में सबूत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि एजेंसी किसी भी आरोपी पर दबाव डालकर मनचाहा बयान दर्ज करवाने के लिए मजबूर कर सकती है। याचिकाकर्ताओं की यह भी मांग थी कि आरोपी को इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब एफआईआर की एक कॉपी मिलनी चाहिए, जो फिलहाल ईडी नहीं देती। उनकी यह भी दलील थी पीएमएलए के तहत किए गए क्राइम्स के लिए औसत सजा 7 साल है, इसलिए इसे गंभीर अपराध नहीं माना जा सकता। ऐसे में जमानत की प्रक्रिया को सरल किए जाने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस अपील में, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मोस्टली आर्ग्यूमेंट्स को सिरे से खारिज कर दिया। ECIR मतलब इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देने के केसेस पर कोर्ट ने कहा कि ये ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि इसे एक्यूज्ड के साथ साझा किया जाए। कोर्ट ने क्लियर कहा कि अगर जांच एजेंसी गिरफ्तारी के वक्त कारण बता देती है तो आरोपी के लिए उतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए। वैसे भी एक्यूज्ड के पास कोर्ट में मौका होता है कि वो
किसी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सामने एक्यूज्ड के कन्फेशंस के खिलाफ दी गई दलीलों को भी पुख्ता नहीं माना। उसने कहा कि ईडी के ऑफिसर्स पुलिस नहीं हैं। ऐसे में ये नहीं माना जा सकता कि वो सिर्फ जेल भेजने की धमकी देकर किसी को भी अपने खिलाफ झूठ बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि बेगुनाही का सबूत जुटाने का जिम्मा एक्यूज्ड पर ही होना चाहिए, क्योंकि पीएमएलए के कुछ कानूनी प्रावधानों के चलते यह जरूरी है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी को भी दिए गए अधिकारों को सही बताते हुए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि ईडी क्या है, किन कानूनों के तहत वो काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।